तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज उसी लड़ी पे चलेंगे कि कैसे बाबा अजीज रेड्डी छोटा राजन से अलग होके डी कंपनी के नज़दीक कैसे आया और इसमें उसकी मदद किस शख्स ने की। छोटा राजन से झगड़ा होने के बाद वापस हिंदुस्तान आके उसने कहाँ पे अपना अड्डा बनाया और कैसे एक नए सिरे से इंडिपेंडेंट डॉन होने की शुरुआत की। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैंने कभी सोचा नहीं था अपने इतने लंबे कैरियर में कि कभी बाबा अजीज रेड्डी पे इतनी बातें जानने को मिलेंगी और कभी उसके ऊपर एपिसोड बनाया जाएगा। आज हमारे तकरीबन 850 के करीब एपिसोड हो गए हैं, लेकिन बाबा रेड्डी का नंबर नहीं लगा था। अभी जो पिछले हफ्ते हमने सीरीज शुरू की और उसमें सबसे बड़ा रोल था बनारस के गैंगस्टर मनीष सिंह ठाकुर का, जिसने इस आदमी की वो बातें बताई जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब सामने आने के बाद पुराने ऑफिसर, अंडरवर्ल्ड के पुराने लोग सब मानने लगे हैं कि ये बात सही है। अब कुछ लोगों ने मुझे पुराने न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स भेजे हैं जो हैदराबाद के अखबारों में छपे, बनारस के अखबारों में छपे, बंगलुरु के अखबारों में छपे और हिंदुस्तान के 2 बड़े मैगजीन्स उनमें भी छपे, जिनमें ये सब इन किस्सों का जिक्र है जो पहले कभी किसी ने ना सुना था, ना बात चलती थी। हाँ, एक बात जरूर है जो सबसे पहले हमने क्लियर की थी कि नाम एक था लेकिन आदमी 2 थे। एक बाबा रेड्डी था, एक बाबा अजीज रेड्डी था। बाबा रेड्डी मुंबई में ज़्यादा रहा, वो किस्सा हमने पूरा सुनाया। एक ही इलाके के, एक ही नाम, एक ही उम्र, एक ही समय। और हमारे उस एपिसोड में बहुत से लोगों ने किंतु परंतु किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 शख्स एक ही समय एक ही नाम से चल रहे हो। खैर, आज हमारी वो बात सही निकल के आ रही। अब बता दो, 2000 में छोटा राजन के ऊपर अटैक हुआ, आप सबको मालूम है। उसके बाद 2-1 साल में उसके सब पुराने साथी एक एक करके जाने लगे। 2-4 बचे थे, जिनमें विकी मल्होत्रा, फरीद तनाशा, इस किस्म के लोग बचे थे। लेकिन उनमें थे एक्चुअली अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व आधे लोग ही थे, बाकी लोग रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। सब काम धंधे छोड़ के अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगे हुए थे। बहुत अजीब समय था छोटा राजन के लिए, जो बहुत कोशिश कर रहा था अपनी सल्तनत बचाने की। हिंदू डॉन का रोल तो उसने अपना लिया, लेकिन हिंदू गैंगस्टर नहीं मिल रहे थे, बड़ी समस्या थी। उस समय में सहारा मिला उस समय जब संतोष शेट्टी छोड़ गया, रोहित वर्मा मर गया, गुरु साटम वो छोड़ के चला गया, रवि पुजारी अलग हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे अलग थलग हो गए। अब जो शख्स उसके करीब आया उन तकलीफ के दिनों में, वो बाबा अजीज रेड्डी, हैदराबाद, मुंबई में बहुत काम बजाए थे और छोटा राजन को उसकी मदद लेनी पड़ी। हिंदू डॉन को एक मुस्लिम क्रिमिनल की मदद लेनी पड़ी और 2-3 साल, 4 साल तकरीबन छोटा राजन के जो विदेशों में काम धंधे थे उनको संभालता रहा। इंडोनेशिया, मलेशिया,
बाली, थाईलैंड, बर्मा, इनके अलावा। आप देखिए तार कैसे मिलते हैं। जब उसकी छोटा राजन से अनबन हो जाती है तो दाऊद गैंग उसका फ़ायदा उठाने की सोचता है और छोटा राजन को ढूंढने उन्हीं इलाकों में भेजता है जिन इलाकों में, जिन कंट्रीज़ में वो एक समय छोटा राजन के लिए काम करते हुए रह चुका था। अब कैसे देखिए अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग हमारी एजेंसीज की तरह बहुत दूर तक जाती। पहले एपिसोड में जब हमने बताया था कि वो यहाँ से बर्मा गए, बर्मा से थाईलैंड, वहाँ से मलेशिया, वहाँ से इंडोनेशिया, वहाँ से बाली, तो बड़ा अजीब लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, लोगों को भी लग रहा था। उसके बाद जब और रिसर्च आगे हुई और इनपुट्स आने शुरू हुए, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने रीडर्स को, सुनने वालों को, देखने वालों को। बहुत जानकारी रखते हैं ये लोग। और मुझे ये भी हैरानी होती है कि जो दूसरी क्राइम चैनल्स हैं उनको ये हमारे मित्र इस किस्म की जानकारी क्यों नहीं देते, हमें ही क्यों देते। उनमें से एक शख्स का मुझे जवाब आया मेरे व्हाट्सएप में कि आपके ऊपर हमें भरोसा है, दूसरों पे भरोसा नहीं है। मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। तो जो शख्स 4 साल के करीब 2002 से 2006 तक छोटा राजन के साथ काम करता रहा, उसके सब लोगों को जानता था, उसके जो सेफ हाउसेस थे इन कंट्रीज़ में, बर्मा में, थाईलैंड में, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, यहाँ तक उसको सब पता था। इसीलिए डी कंपनी ने इसको उन्हीं कंट्री में भेजा कि अगर छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में हमले से बच के कहीं इन कंट्रीज़ में आता है एजेंसीज की मदद से, तो उसको यहाँ पे घेरा जा सके। ये घेराबंदी की गई थी। खैर, और आगे बढ़ते 2006 में एक हथियारों की खेप को लेके छोटा राजन और बाबा अजीज रेड्डी की अनबन होती, अलग हो जाती। और अलग होने के बाद जब बाबा रेड्डी वापस इंडिया आता है तो वो मुंबई नहीं आता, वो हैदराबाद नहीं जाता, वो कहीं और नहीं जाता। जहाँ उसको लगता था कि छोटा राजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसके लोग हैं अभी बचे खुचे, वो मेरे रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं, तो उसने एक नया अड्डा ढूंढा और उस अड्डे का नाम था बनारस। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर, आजकल उसको वाराणसी, बनारस, आजकल शायद प्रयागराज कहते हैं, लेकिन बनारस लोगों के मुंह में चढ़ा हुआ है। बनारस में पहुंचता है और किसके पास? सुभाष सिंह ठाकुर के पास। उन दिनों में सुभाष सिंह ठाकुर किसी बीमारी की वजह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में दाखिल थे। और सुभाष सिंह ठाकुर ने बहुत से काम किए डी कंपनी के लिए, बेंगलोर में, मुंबई में और हर जगह पर। जे हॉस्पिटल राकेश साहब को मालूम है, बहुत बड़ा रोल था सुभाष सिंह ठाकुर, और बहुत सारे काम। राजन से कभी ठाकुर की नहीं जमी। और जितने 2-3 फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो एक ज़माने में एंटी छोटा राजन हुआ करते थे, उनके साथ इनकी दोस्ती थी। सुभाष सिंह ठाकुर हो या श्याम सुंदर गिरिकापट्टी हो, श्याम किशोर गिरिकापट्टी, इनके और बाकी मेंबर्स उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मिलके काम करते थे। ये कोई लुकी छिपी बात नहीं है। और आज भी इनके बहुत सारे धंधे जो हैं वो
कॉमन है, मिलके करते हैं। पुराने वो स्पेशलिस्ट भी रिटायर भी हो गए, लेकिन काम धंधे सबके चालू। आज भले सुभाष सिंह ठाकुर के बारे में कहा जाता हो कि उनको बातें याद नहीं रहती, लेकिन सब याद है। काम की बातें सब याद है, जो नहीं करना है वो याद नहीं। एक बीमारी का सहारा लेके इतने सालों से हॉस्पिटल में, थोड़े दिन जेल में, बहुतेरे दिन हॉस्पिटल में। खैर 2006 में इंडोनेशिया से जब बाबा रेड्डी वापस आता है तो सीधा बनारस जाता है और सुभाष सिंह ठाकुर की शरण में बैठ जाता है। जब उसके हथियार उसको नहीं मिले तो वो हथियार लेने के लिए और अपना एक सेपरेट गैंग खड़ा करने के लिए अड्डा बनाया बनारस, और वहीं से उसने अपना गैंग चलाया। बनारस से लड़के आते थे मुंबई बाबा रेड्डी का काम बजाने, फिरौतियाँ मुंबई से, थाना से, पूना से, न्यू बॉम्बे से, इधर उधर से सब मिलती थी, हैदराबाद और कर्नाटका से भी मिलती थी। वो सबका सब काम कुछ उसके लोकल आदमी जो थे हैदराबाद के वो करते थे, और कुछ लोग सुभाष सिंह ठाकुर के साथ जुड़े हुए लोग बाबा रेड्डी का काम करने मुंबई और आसपास के इलाकों में आते। उनमें से एक ये था मनीष सिंह ठाकुर, जो छोटा राजन की तलाश में बाबा रेड्डी के साथ इन देशों में गया, जो किस्सा हम आपको सुना चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है छोटा राजन को भागे हुए पकड़ने की जो तैयारी की थी उसमें कहीं ना कहीं सुभाष सिंह ठाकुर का रोल भी होगा, क्योंकि जब वो लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हुए थे 10 लोग, तो ये पूरी की 10 लोगों की टीम बनारस में इकट्ठी हुई थी। सुभाष सिंह ठाकुर के बंदों ने इनके रहने सहने का बंदोबस्त किया था। लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी की पूरी ठाकुर गैंग की तरफ से मिली थी, और बनारस से ही ये लोग कलकत्ता गए। और उसके आगे जो आपने पूरा एपिसोड सुना, मनीष की आवाज़ में भी सुना कैसे गए कैसे हुआ। तो बनारस में वो आदमी तकरीबन 1.5 साल तक रुकता है, वापस आके भी वो बनारस में रुकता है, और उसके बाद उसको ल्योरन किया जाता है, उसको वर्गला के फंसा के वापस हैदराबाद ले जाया जाता है ताकि छोटा राजन उससे बदला ले सके। अब बनारस में जहाँ पे छोटा राजन का कोई बेस नहीं है, कुछ लोग जानते होंगे हार्ड शूटर, लेकिन जब सुभाष सिंह ठाकुर का नाम साथ में जुड़ गया तो उत्तर प्रदेश का कोई आदमी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा, इस बात का भरोसा बाबा रेड्डी को था। इसीलिए उसने अपनी एक तरफ अपनी जान की रक्षा, दूसरी तरफ अपने धंधे का प्रफुल्लित करना उसने बनारस से किया। फिर एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम होता है नियामुद्दीन। अब नियामुद्दीन की कहानी आपको आगे वाले किसी एपिसोड में सुनाएंगे। वो भी अपने आप में बहुत एक सस्पिशियस और सेंसेशनल किस्म का करैक्टर है। कभी सोहराबुद्दीन गुजरात के मर्डर में इन्वॉल्व, कभी हरेन पांड्या के मर्डर में इन्वॉल्व, कहीं हमारे जो गृह मंत्री हैं इनके केस में इन्वॉल्व। बहुत कुछ उस आदमी ने किया, मारा गया बाद में, लेकिन उसकी पुरानी दोस्ती थी बाबा रेड्डी के साथ। तो वो इसको हैदराबाद में बड़े काम करने के लिए बुलाता है। वो शायद बाबा रेड्डी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जो काम वो बनारस में बैठा कर रहा था
सुभाष सिंह ठाकुर की छत्र छाया में जो जिस डर से वो बनारस में बैठा था उसको भूल के नियामुद्दीन के चक्कर में आके वापस हैदराबाद चला जाता और वहाँ पे कुछ काम किए, लेकिन बहुत जल्दी पुलिस की नज़रों में इसलिए आ गया क्योंकि अंदर की सब बातें नियामुद्दीन पुलिस को पहुंचा देता था। कहा तो ये भी जाता है कि उसके एनकाउंटर वाले दिन 2008 में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नियामुद्दीन ने दी थी। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ, कहाँ कोई करैक्टर कहाँ खड़ा हो जाएगा, कहाँ से पैदा हो जाएगा, कहाँ सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, कभी पता नहीं चलता। कौन किसका आदमी है आज, कौन किसका आदमी कल होगा, इसका भी पता नहीं चलता। इसीलिए अंडरवर्ल्ड के सरगना हमेशा इन लोगों को किसी न किसी चक्कर में उलझा के रखते हैं कि जैसे ही ये फ्री हुए ये पंछी उड़ारी मार जाएंगे। तो इसलिए इनको पिंजरे में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग जिन्होंने डी कंपनी के लिए काम किया उनको हिंदुस्तान में अकेला नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों को उनकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में रखा ताकि वो अकेले छोड़ के नहीं जा सके। उसके दो कारण थे। एक कि हिंदुस्तान रहेंगे तो मारे जाएंगे, यहाँ रहेंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। दूसरा, जब तक रहेंगे तो हमारे होके रहेंगे, हमारे गुलाम बन के रहेंगे, और जब कभी भी इनसे कोई काम करवाने की ज़रूरत हो तो ये हमारा काम करेंगे। तो बहुत दूर की सोचते हैं सरगना लोग। उसमें कहीं ना कहीं कमी छोटा राजन और उन गवली में रही कि अपने लोगों को संभाल के नहीं रखा। जिस तरीके से अमर नायक और डी कंपनी अपने लोगों को संभाल के रखती। सुभाष सिंह ठाकुर के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उसने अपने 2-3 साथियों को छोड़ के, जो बाकी फुट सोल्जर होते हैं, ऑन द ग्राउंड काम करने वाले होते हैं, उनका बहुतेरों का ख्याल नहीं रखा। क्योंकि जब दोस्ती आपकी बड़े लोगों से हो जाती है, जहाँ से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, और उन पैसों से एक छोटी सी कीमत दे के आपको सुपारी तो मिली 1 करोड़ की, लेकिन आपने आदमी ढूंढ लिया 2 लाख वाला जो आपका काम करेगा, तो 2 लाख में काम करवा लिया। 98 लाख तो आपके पास है ना, तो दूसरे को बड़ा क्यों होने देंगे। जो आदमी शख्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको या तो खुद मार देते हैं या पुलिस वालों को बोल के एनकाउंटर करवा देते हैं। तो इसलिए अंडरवर्ल्ड में इसको कहते हैं उड़ारी मारना। जिस आदमी ने उड़ारी मारी वो गया, ऊपर पहुंच जाता है। उड़ारी मार, उड़ारी मत मारो, नीचे से, पलंग के नीचे से निकल जाओ। एक दूसरी कहावत है, दीवार फांद के कभी मत भागो, गोली पीठ में लगेगी। 4 से नीचे निकल के भाग जाओ। मीन जब वो लोग सोए होते, आपकी तरफ किसी की नज़र नहीं होती, निगाह नहीं होती, माहौल शांत होता है, तो समय देख के निकलो। तो ये कुछ बहुत सारी कहावतें हैं अंडरवर्ल्ड में। लेकिन बहुत दिलचस्प किस्सा बना कैसे वो शख्स जो एक समय मुश्किल के समय में छोटा राजन का खास था, उसी का दुश्मन हुआ। और एंड में कहा जाता है कि नियामुद्दीन ने छोटा राजन के कहने पे इसकी मुखबरी की और इसको मरवा दिया। वो अभी काफ़ी कुछ मसाला आ रहा है, अभी स्टडी करेंगे। वो किस्सा भी आपको सुनाएंगे कि आखिर नियामुद्दीन का क्या रोल था। एक पूरा एपिसोड नियामुद्दीन पे भी बनाएंगे, किस तरह से उसका शराबुद्दीन और उसकी पत्नी के मर्डर में रोल था।
और हरिन पांड्या जो होम मिनिस्टर थे उस समय गुजरात के, उनके मर्डर में उसका क्या रोल था, ये किस्से भी आपको एक एक करके बताएंगे। और ये सब शुरू हुए उस मनीष ठाकुर की के साथ हमारी बातचीत के बाद। इसी तरह आगे आने वाले दिनों में अंडरवर्ल्ड के अंदर की बातें सिर्फ अंदर के लोग ही बता सकते हैं। हम अपने दिल से, अपने मन से कहानियाँ नहीं गढ़ सकते। इसलिए मैं हमेशा नाम लेता हूँ कि मेरे पास ये खबरें आई तो कहाँ से आई। ये थोड़ा सा हमारा फ़र्क है चैनल चलाने का क्राइम की दूसरे लोगों से। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।